हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। गुरु यहाँ आया तो मैं उसे खिलौने की तरह कुचल दूंगा। वो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएगा। वास्तव में मैं ऐसा करूंगी कि वह बिना कपड़ों के ही वापस जाए। बस इतना जान लीजिए कि यह कितना अपमानजनक होगा। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं, दक्ष ने कहा। मैं बाकी का निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। मैं दोनों परिणामों का स्वागत करता हूँ क्योंकि दोनों ही मजेदार लगते हैं। उन्होंने बोलना बंद करने से पहले कहा। वो पीछे मुड़ा और सर्प सम्राट के पास चला गया। आओ स्नेकी, चलो देखते हैं हमारा कमरा कैसा है, उसने सांप सम्राट से कहा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। सांप सम्राट उसके पीछे पीछे चला गया। कमल संप्रदाय के लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने दक्ष को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें पसीना आने लगा और वे दक्ष के लिए रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गए। तुम बच्चे उनसे बेहतर हो, ज्यादा समझदार हो, तुम बहुत आगे जाओगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए युवाओं से कहा। वो उनसे आगे निकल गया। दक्ष पहली मंजिल पर उतरा और उस कमरे में गया जो उसे मिला था। कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए वह आराम से बिस्तर पर बैठ गया। बुरा कमरा नहीं है, यह अच्छा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इसे संभालता। आप सीख रहे हैं कि चीजों को स्टाइल में कैसे किया जाए, स्नैक मोनाक ने दक्ष से कहा। हाँ, क्या ऐसा है? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। ये तो बस शुरुआत है यार, जो तुम चाहते हो उसे पाने की ताकत होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम हर घमंडी साधक के सामने झुक सकते हो, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेकिन जब आपके पास ताकत होती है तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जाए आप एक अहंकारी साधक बन सकते हैं जो हर किसी को अपने सामने झुकाता है, उसने आह भरते हुए कहा। चलो बस जीवन का आनंद ले जैसा कि यह अभी है, किसी से डरे बिना। NOVELBE ओम। यह सही है। यदि सम्राट आ भी जाए तो हम उसे जमीन पर पटक देंगे, सर्प सम्राट ने पुष्टि की। हाँ, ये वास्तव में थोड़ा दूर की बात है। हम सम्राटों को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। हम अभी भी इतने मजबूत नहीं है, दक्ष ने हस्ताक्षर करते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे डरना चाहिए। मेरी सफलताओं के बाद मेरे कानून बहुत मजबूत हो गए हैं। मेरा मानना है कि अगर मैं जाना चाहूँ तो सम्राट भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा मेरे पास समय की तलवार है जो मुझे और भी मजबूत बनाएगी, उन्होंने आगे कहा। तो हाँ, भले ही वो सम्राट ही क्यों ना हो, हम कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ जो चाहिए उसे प्राप्त करने के बाद क्या योजना है? पहाड़ों में एक और एकांत साधना सत्र, सर्प सम्राट ने पूछा। तुमने मुझे ऐसा करते कब देखा है? तुम्हें पता है कि मैं एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसलिए मैं एक जगह पर नहीं रहूंगा। इसके बजाय मैं अपनी चालाकी का इस्तेमाल करूंगा, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सर्प सम्राट ने पूछा। मैं अपनी साधना बढ़ाने के लिए समय की तलवार का उपयोग करूंगा। चूंकि मैं क्लेशों का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं धीमी विधि का उपयोग करूंगा। मैं उन शक्तिशाली साधकों को ढूंढूंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास मूल कौशल है और उनसे लड़ूंगा, दक्ष ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं एक अकेले साधक होने का दिखावा कर सकता हूं जो शहर शहर घूमता रहता है और एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की तलाश करता है जो मुझे हरा सके। मुझे संदेह है कि किसी को भी मेरे असली इरादों पर संदेह होगा। ये भी कोई बुरी योजना नहीं है, इसलिए एकांत साधना के बजाय आप समय की तलवार का उपयोग करेंगे और अमर दुनिया में अपने समय का आनंद लेंगे। हाँ, इस सम्राट को ये पसंद है। बहादुर योजना, सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा। मेरी योजना कब खराब रही है? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए पूछा। क्या आपके पास खाली कागजों वाली कोई किताब है? सर्प सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। क्यों? दक्ष ने उलझन में पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि सांप सम्राट किताब क्यों मांग रहा था। मैं एक पेज मांगना चाहता था ताकि लिख सकूं कि कितनी बार तुम्हारी योजना गलत हुई।
लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक पेज काफी नहीं होगा, इसलिए मुझे पन्नों से भरी एक किताब चाहिए, सांप सम्राट ने कहा, जिससे दक्ष उसकी ओर घूरने लगा। आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, उन्होंने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या ऐसा है? क्या तुम मिंग्यू के घर की चीजों का ख्याल रखने की योजना बना रहे हो? सांप सम्राट ने हंसते हुए पूछा। यह एक अलग घटना है जहां गलती हो गई, दक्ष ने जवाब दिया। उस समय के बारे में क्या जब सर्प सम्राट ने अंततः बोलना शुरू किया और अपनी योजनाओं की सभी विफलताओं के बारे में बात की, जिससे दक्ष उसे खाली नजरों से देखने लगा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने भी अपनी गलती मान ली है, कम से कम उससे ज्यादा जितनी उसने सोची थी। और ये बस वे पल हैं जब मैं इसे देखने के लिए वहां गया था। मैं उन चीजों की गिनती भी नहीं कर रहा हूं जिन्हें मैं नहीं देख पाया, स्नैक मोनाक ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं उन चीजों का उल्लेख कर सकती हूँ। यह वह समय था जब जून ने बीच में आकर उन चीजों का उल्लेख करना शुरू कर दिया जिनका उल्लेख सांप सम्राट ने नहीं किया था, जिससे दक्ष को आह भरनी पड़ी। चलो, ये कोई गलत योजना नहीं है, ये तो बस कुछ गलत अनुमान है, दक्ष ने जवाब दिया। खैर, बातें करना बंद करो और आराम करो। जब भूतहा शहर दिखाई देगा तो वह एक बड़ा दिन होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा, उसने बैठते हुए कहा। कमरे पर नजर रखना और अगर कोई हमारे पास आए तो मुझे सूचित करना। इसके अलावा कुछ भी मत करना, उसने सांप सम्राट को याद दिलाते हुए कहा और वह बिस्तर से उठकर नहाने चला गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जबकि ऊपर की मंजिल पर दक्ष का जीवन सामान्य हो गया था, निचली मंजिल पर घोर सन्नाटा था। डार्क मून संप्रदाय के सदस्य चुपचाप बैठे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। उनके एल्डर को बेरहमी से पीटा गया और उनके एक शिष्य को उनके सामने ही पीटा गया। यहाँ तक कि लोट संप्रदाय के शिष्यों ने भी उनका मजाक उड़ाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता कि यदि वे डार्क मून संप्रदाय के स्थान पर होते तो वे कुछ ऐसा कर सकते थे जो वे दिखाना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो इससे दक्ष नाराज हो सकता है और वह उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो वे उसे हरा सकते थे। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया, वे चुपचाप बाहर चले गए, हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं थे। अब तक डार्क मून संप्रदाय का बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ था। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कुछ गोलियां भी खा ली थी, जो बहुत गंभीर नहीं थी। अपने आप को ठीक करने के बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास गया जो पास की कुर्सी पर बैठा था। एक पल के लिए उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कौन था? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने बूढ़े आदमी से पूछा। मुझे नहीं लगता, वो तुमसे कुछ मिनट पहले ही आया था। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जो ज्यादा ताकतवर नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह इतना ताकतवर है तो मैं उसे पीछे हटने के लिए कहते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है कि मैंने उसे बहुत परेशान कर दिया, बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्या आपको लगता है कि उसके शब्दों में कोई दम था? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन शब्दों की बात कर रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। अगर मैं उसे यहाँ बुलाऊं तो वह हमारे संप्रदाय के गुरु को हरा सकता है। ऐसी बातें, क्या वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम है? उस आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम क्या सोचते हो? तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने वास्तव में उसकी ताकत का सामना किया। क्या तुम्हें ही यह नहीं जानना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा। जिस क्षण उसने मुझे छुआ, मुझे पता चल गया कि उसकी ताकत बहुत अधिक है। मुझे नहीं पता था कि क्या उसकी उच्च शक्ति वास्तव में हमारे संप्रदाय के गुरु से मुकाबला करने में सक्षम थी या वह धोखा दे रहा था, डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। क्योंकि अगर वह झूठ बोल रहा था और मैंने इसे गंभीरता से लिया तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। हर कोई जल्द ही जान जाएगा कि एक युवा ने एल्डर्स के साथ डार्क मून संप्रदाय के शिष्यों को हराया, और अगर हम बदला नहीं लेते हैं तो कोई भी हमारे कबीले का सम्मान नहीं करेगा, उन्होंने आगे कहा। लेकिन दूसरी ओर, यदि वह वास्तव में सच कह रहा था और हमने बदला लेने के लिए संप्रदाय प्रमुख को यहाँ बुलाया है, तो यदि वह पराजित हो गया तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने हस्ताक्षर करते हुए कहा, ये भी सच है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कि वह वास्तव में कितना ताकतवर था। मुझे बस इतना पता है कि वह तुमसे और मुझसे ज्यादा ताकतवर था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। काश मुझे उसकी पहचान पता होती तो शायद मैं कुछ बातें अनुमान लगा पाता। हालांकि मुझे वह भी नहीं पता, उन्होंने कहा, मुझे उसकी पहचान के बारे में कुछ अनुमान है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ। कुछ भी न होने से कुछ भी बेहतर है। मुझे अपना अनुमान बताओ। तुम हमसे ज्यादा अनुभवी हो, तुम्हारा अनुमान सही होना चाहिए। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने जवाब मांगते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो सूर्य संप्रदाय का नवनियुक्त संप्रदाय गुरु है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। सूर्य संप्रदाय, सबसे शक्तिशाली मध्य श्रेणी संप्रदाय, ये कैसे हो सकता है? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचंभित होकर पूछा, क्या तुमने नहीं सुना कि सूर्य संप्रदाय को एक नया संप्रदाय गुरु मिला है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मैंने सुना है, लेकिन ये बच्चा वह कैसे हो सकता है? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा, अभी भी स्तब्ध। मुझे नए सूर्य संप्रदाय के गुरु की विशेषताएं बताओ, बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा। उसकी विशेषताएं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाल काले हैं और कहा जाता है कि वह बहुत बूढ़ा होने के बावजूद एक युवा की तरह दिखता है। डार्क मून सेक्ट एल्डर ने उत्तर दिया, लेकिन यह वो बिंदु था जब उसके दिमाग में ये बात आए। आप सही कह रहे हैं, यह आदमी सचमुच सूर्य संप्रदाय के गुरु जैसा लग रहा है, उसने आश्चर्य से कहा। मैं भी यही मानता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि सूर्य संप्रदाय का गुरु बहुत घमंडी है और उसे ये पसंद नहीं है कि उसे बताया जाए कि उसे क्या करना है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह पिछले संप्रदाय के गुरु से भी अधिक शक्तिशाली है। सूर्य संप्रदाय हमेशा से ही अन्य मध्यम श्रेणी के संप्रदायों से अधिक शक्तिशाली रहा है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। अगर वो वहां से था तो ये स्पष्ट था कि वो डार्क मून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से नहीं डरेगा। क्या ये सही नहीं है? अगर वह था तो उसका व्यवहार उचित है। मुझे आश्चर्य है कि उसने अभी तक तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, उसने आगे कहा। उसकी व्यक्तिगत शक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसके पीछे का सूर्य संप्रदाय भी अकेले ही तुम्हारे अंधकार चंद्र संप्रदाय को इस ग्रह से मिटा देगा, उसने आगे कहा। ये समझ में नहीं आता, यह व्यक्ति यहाँ क्यों आया? सैकड़ों वर्षों से सूर्य संप्रदाय ने भूत शहर की खोज में किसी भी युवा को नहीं भेजा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनके नीचे है, और अब वह व्यक्तिगत रूप से आया है। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने उलझन में पूछा। अल्पविराम, कौन जानता है, नए संप्रदाय प्रमुख के आने के बाद से यह पहला अन्वेषण है। शायद वह चाहता है कि सूर्य संप्रदाय फिर से अन्वेषण का प्रयास करे, बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया। तो फिर उसके संप्रदाय के युवा यहाँ क्यों नहीं है? वह अकेला ही लगता है, डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। शायद वे सही समय पर आएंगे, हो सकता है कि वह चीजों को देखने के लिए तेजी से यात्रा करता हो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। लेकिन फिर ये केवल मेरा अनुमान है और मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता। मैं उसकी पहचान के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकता। क्या मेरे पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका है? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने सलाह मांगी। इसके कुछ तरीके तो होंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप परीक्षण करना चाहते हैं तो आपको इसे खुद ही करना होगा, लेकिन मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अगला फैसला आपको करना है। वैसे भी अभी भी 7 कमरे बचे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तो ये आपके लिए काफी होंगे, उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट 7 चाबियां लेकर आगे आए, जिन्हें उसने डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग को सौंप दिया। जाओ और अपने कमरे में आराम करो। बाद में क्या करना है इस बारे में सोचो। बच्चों को भी आराम की जरूरत है,
बूढ़े आदमी ने डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग को याद दिलाया। जब वो खड़ा हुआ, उसने फर्श की ओर देखा जिसे दक्ष ने तोड़ दिया था। वो वहां से दुखी होकर चला गया। इसकी मरम्मत में बहुत अधिक खर्च आएगा। मैं उस आदमी से पैसे भी नहीं मांग सकता। वो बुदबुदाते हुए सबके सामने से गायब हो गया। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने संप्रदाय के युवाओं का अवलोकन किया। सभी लोग अपने कमरों में आ जाएं, थोड़ा आराम करें, उन्होंने सीढ़ियों की ओर जाते हुए युवाओं से कहा। सभी युवा भी उसके पीछे पीछे चले गए, बिना कुछ बोले। सबसे ज्यादा चुप रहने वाला वो व्यक्ति था जिसने दक्ष पर जासूस होने का आरोप लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीभ को बिल्ली ने पकड़ लिया हो। वह समझ गया कि यह सब उसकी गलती थी। अगर वह चुप रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वह इसके परिणाम देख सकता था। पूरा डार्क मून संप्रदाय अपने कमरों में पहुंच गया जो होटल की दूसरी मंजिल पर थे। चूंकि वे 8 थे और कमरे केवल 7 थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि 2 लोग कमरे साझा करेंगे। और ये 2 लोग गुहवान थे, जिसने सबसे पहले दक्ष पर हमला किया था, और वो लड़का जिसने ये सब शुरू किया था। यह उनके लिए एक तरह की सजा थी। बड़े भाई, क्या वो आदमी बाद में हमें मार डालेगा? एक युवक ने डरते हुए पूछा। अगर वह हमें मारना चाहता तो वह पहले भी हमें मार सकता था। बस बाद में उसे परेशान मत करना और हम ठीक रहेंगे। असल में बाहर भी मत जाना, उसके अधिकार से दूर रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा, डार्क मून सेक्ट एल्डर ने जवाब दिया। कमरे के अंदर जाते समय युवाओं ने सिर हिलाया। एल्डर भी अपने कमरे में चला गया, ये सोचते हुए कि वह दक्ष की पहचान कैसे पुष्टि कर सकता है। उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या दक्ष सनसेक्ट मास्टर है या नहीं। उसका भविष्य का कदम दक्ष की पहचान पर निर्भर करता था। इस सारी गलतफहमी से अनजान दक्ष शॉवर से बाहर निकला और तौलिए से अपना सिर पोंछने लगा। क्या आप भी कोशिश करना चाहते हैं? उसने सांप सम्राट से पूछा। मानव शावर बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे लिए नहीं, सर्प सम्राट ने उत्तर दिया और वह अपने छोटे से चींटी के आकार में आलस से बिस्तर पर लौटने लगा। शाम हो चुकी थी जब दक्ष होटल से बाहर निकला। आसमान में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन सड़कें और बाजार अभी भी काफी रोशन थे। सांप सम्राट उसके पीछे पीछे चला। ये सब अजीबोगरीब चीजें यहाँ क्या बेची जा रही हैं? ये बहुत बदसूरत दिखती हैं। सांप सम्राट ने दुकान में रखी वस्तुओं को देखते हुए टिप्पणी की। पूरा शहर भूत शहर में आने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, इसलिए आपको यहाँ केवल वही चीजें मिलेंगी जो भूत शहर के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। वे सभी चीजें हैं जो कथित तौर पर आत्माओं से सुरक्षा में मदद करती हैं, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा जब वह दुकान के पास पहुंचा। दुकान में कई वस्तुएं थीं, जिनमें अजीब पेंडेंट, कंगन और यहाँ तक कि कुछ गुड़िया भी शामिल थीं। नमस्कार नौजवानों, आपने सही दुकान चुनी है। मुझे आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ कई लोग इसी तरह की वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी तरह उपयोगी नहीं है। बस इस पेंडेंट को देखें। दुकान के मालिक ने उत्साहपूर्वक दक्ष को वह वस्तु बेचने की कोशिश की और उनकी लगातार प्रशंसा की। इस घटिया दिखने वाले पेंडेंट में ऐसी क्या खास बात है? सर्प सम्राट ने पूछा, जिससे दुकान मालिक को लगा कि ये दक्ष ही है जो ये पूछ रहा है। दुकान के मालिक ने कहा, इसे पहनने से आप अपने अंदर व्याप्त आध्यात्मिक आभा से सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक आभा के दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं, जो व्यक्ति के शहर में जाने पर और भी मजबूत हो जाती है। वास्तव में बहुत से लोग उस आभा के कारण पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पेंडेंट को पहनेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यह आपके दिमाग को भूत प्रेत के हमले से बचाता है। इसके अलावा इस पेंडेंट का प्रभाव 3 दिनों तक रहता है। आप सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं, खजाने पा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इस पेंडेंट पर थोड़ा सा खर्च आपको कई तरह से मदद करेगा, उन्होंने कहा। क्या ऐसा है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दक्ष ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। दुकान के मालिक ने पेंडेंट को दक्ष को दिखाने के लिए दिया। मैं समझ गया, आप इस रत्न की संरचनाओं और प्राकृतिक गुणों का उपयोग करके मूल रूप से एक हृदय को शांत करने वाला क्रिस्टल बना रहे हैं।
लेकिन यह उससे अधिक शक्तिशाली संस्करण है। ये लोगों के लिए वास्तव में उपयोगी होगा। दक्ष ने पेंडेंट लौटाते हुए स्वीकार किया। इसकी कीमत कितनी है? उसने दुकान मालिक से पूछा। केवल 13 स्वर्ण। दुकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। 13 स्वर्ण? हो, थोड़ा महंगा है, लेकिन बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने कहा, पेंडेंट का प्रभाव वास्तव में अच्छा है, लेकिन ये 3 दिन तक नहीं टिकेगा। यह अधिक से अधिक 1 दिन तक टिकेगा, दक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा जब वह जाने लगा। यह 1 दिन तक चलेगा? क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे थे? दुकान पर आए अन्य ग्राहक दक्ष के शब्दों से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्या उन्हें यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। उस बच्चे की बात मत सुनो, वो कुछ भी नहीं जानता। वह तो उन वस्तुओं की कीमत सुनकर डर गया था, इसीलिए उसने ये स्वीकार करने के बजाय कि वह बहुत गरीब है, उसे न खरीदने का बहाना बनाया। दुकान के मालिक ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो दुकान छोड़कर जा चुका था। यही तो होना चाहिए। एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि यह कब तक चलेगा? इसके अलावा वो किसी बड़े कबीले से भी नहीं था। यह उसके कपड़ों से स्पष्ट है। उसके पास निश्चित रूप से यहाँ चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 1 मिनट के लिए उसने मुझे सच में डरा दिया। मुझे लगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। कितना बेशर्म लड़का है। ये स्वीकार करने के बजाय कि वह गरीब है, उसने इस दुकान को दोषी ठहराने की कोशिश की। तुम इतने दयालु हो कि इन झूठे आरोपों के लिए उसे पीटा नहीं। ग्राहक दक्ष की बातों के बजाय दुकान मालिक की बातों पर विश्वास करने लगे और उसे उचित भी ठहराने लगे। दक्ष को उनकी मूर्खता से कोई लेना देना नहीं था। वो दुकान की परवाह किए बिना बहुत पहले ही परिसर छोड़ चुका था। क्या यह वाकई बेकार की चीज थी? सांप सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर इसका इस्तेमाल कम समय तक होता तो आप 1 से ज्यादा ले सकते थे। ये बिना किसी बचाव के अकेले जाने से बेहतर है। किसने कहा कि हम बिना सुरक्षा के जा रहे हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह अपनी पुरानी अंगूठी से एक और पेंडेंट निकाल लाया। वह क्या है? सर्प सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये वह पेंडेंट है जिसे संत राजा ने वहां प्रवेश करते समय इस्तेमाल किया था। चूंकि यह उनके लिए बहुत कीमती था, इसलिए बाद में जब उन्हें अधिक जानकारी हो गई तो उन्होंने इसे संशोधित कर दिया था। NOWELLBEIN.CO। उस पुराने पेंडेंट के विपरीत इस पर कोई समय सीमा नहीं है। इसके अलावा यह न केवल मुझे आत्मा की आभा से बचाता है, बल्कि यह मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों की भी रक्षा करता है। तो फिर तुमने कीमत क्यों पूछी? मुझे लगा कि तुम सच में इसे खरीदना चाहते हो, सर्प सम्राट ने चौंकते हुए पूछा। मैं इसे खरीदना नहीं चाहता था, मैं बस कुछ जांचने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, दक्ष ने जवाब दिया और शहर में घूमता रहा। क्या यहाँ बेची जा रही अधिकांश वस्तुएं आत्मा की आभा से सुरक्षा के लिए हैं? सर्प सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि अधिकांश भाग के लिए अन्य वस्तुएं भी हैं, लेकिन आत्मा आभा सुरक्षा वस्तुएं इस शहर का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि वे कहीं और नहीं बेची जाती है, दक्ष ने समझाया। केवल संत निर्माण संप्रदाय के अनुयायी ही इसे बनाते हैं, और फिर वे दुकानों का प्रबंधन करने के लिए लोगों को काम पर रखकर यहाँ उन वस्तुओं को बेचते हैं। इसलिए यह इतना महंगा है, उन्होंने आगे कहा। संत गठन संप्रदाय? सर्प सम्राट ने आश्चर्य व्यक्त किया। यह अमर दुनिया में एक शक्तिशाली उच्च श्रेणी का संप्रदाय है। अगर हम तुलना करें तो हम जिन लोगों से पहले मिले थे वे एक मध्यम श्रेणी के संप्रदाय से होने चाहिए। आप कह सकते हैं कि संत निर्माण संप्रदाय ही वह है जो यहाँ हर दुकान का मालिक है, दक्ष ने समझाया। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि उच्च श्रेणी के संप्रदायों को भूत शहर में कोई दिलचस्पी नहीं थी? सांप सम्राट ने पूछा। उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सच है, लेकिन वे निश्चित रूप से पैसे में रुचि रखते हैं, क्योंकि नक्काशी करने और अभ्यास करने के लिए कई चीजों पर पैसे खर्च होते हैं। यही कारण है कि कुछ छात्र हर बार ऐसा करते हैं। इसे एक परंपरा के रूप में सोचें। किसी भी मामले में अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मध्य श्रेणी के संप्रदाय सीधे उनके संप्रदायों में जाकर इन चीजों के लिए पूछेंगे। फॉर्मेशन संप्रदाय के बुजुर्ग मुफ्त में चीजें भी दे सकते हैं।
या अगर वे इन वस्तुओं को देने के लिए पैसे लेते हैं तो भी पैसा छात्रों को नहीं मिल सकता है, इसलिए छात्रों ने यह व्यवस्था स्थापित की, दक्ष ने समझाया। दिलचस्प है, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन अगर वे वास्तव में पैसा चाहते हैं तो वे भूत शहर के अंदर क्यों नहीं जाते और खजाने क्यों नहीं ले आते? उन्हें बेचना इसके लायक होगा, सांप सम्राट ने सुझाव दिया। यह सही है, उन्हें बेचना फायदेमंद होगा, लेकिन तब संप्रदाय नाराज हो जाएगा। यह ऐसा होगा जैसे उनके शिष्य उन वस्तुओं के लिए लुटेरे बन जाएं जो उनकी नजर में निम्न श्रेणी की है, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, संप्रदाय को नाराज न करने के लिए वे इसमें प्रवेश नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा, अधिकांश उच्च श्रेणी के संप्रदायों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होती है, भले ही ये केवल दिखावे के लिए ही क्यों न हो। वे खजाने के लिए इन मध्यम श्रेणी के संप्रदायों के स्तर तक नहीं गिर सकते। यह सही है। मुझे आश्चर्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उच्च कोटि के संप्रदायों के बारे में इतना कुछ जानता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? पीछे से एक बूढ़ी आवाज आए। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। वह भी रेस्टोरेंट में मौजूद बूढ़े आदमी जितना ही बूढ़ा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह आदमी पिछली बार रेस्तरां में बैठे बूढ़े आदमी से ज्यादा ताकतवर था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि इसका मतलब था कि वह मध्य श्रेणी के संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के समान ही शक्तिशाली था। मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, दक्ष ने जवाब दिया। वो चलने लगा। तुम सही थे, बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। मैं किस बारे में सही था? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपने पेंडेंट की समय अवधि के बारे में सही कहा था। यह एक दिन से अधिक नहीं टिकेगा और इसका प्रभाव कम होने लगेगा। क्या ऐसा है? और तुम्हें ये कैसे पता? दक्ष ने पूछा। क्योंकि मेरे किसी जानने वाले ने उन पेंडेंट को सिर्फ एक दिन के लिए उपयोगी बनाने के लिए बनाया था, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। अब सवाल यह है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी पहचान क्या है? तो आप ही थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। मुझे अनुमान लगाने दो, आप संत निर्माण संप्रदाय से हैं। दक्ष ने आखिरी सवाल का जवाब दिए बिना ही पूछा। यदि आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ आना होगा। चिंता न करें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा संप्रदाय ऐसा नहीं करता। मैं बस चाहता हूं कि आप किसी से मिलें, बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को आमंत्रित करते हुए कहा। क्या ऐसा है? मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा, वरना मैं अजनबियों का पीछा करने से बहुत डरता था। दक्ष ने भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया, मानो वो उस आदमी का मजाक उड़ा रहा हो। चलो, वो व्यक्ति जो भी हो उससे मिलते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और एक निश्चित दिशा में वापस चलने लगा। उस आदमी का पीछा करने के बाद दक्ष को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे पिछली दुकान के सामने ही पहुंच गए थे। दक्ष और बूढ़ा आदमी अंदर चले गए। अरे, क्या यह वही बेशर्म आदमी नहीं है जिसने इस दुकान के बारे में झूठ बोला था? वह वापस क्यों आया है? शायद वह माफी मांगने आया था। उसे जाने दो, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। जबकि ग्राहक अपनी अपनी राय बना रहे थे, दुकान मालिक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उस बूढ़े व्यक्ति को जानता था जो दक्ष का नेतृत्व कर रहा था। दक्ष और बूढ़ा आदमी सीढ़ियों पर चले गए, जहां सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका। दक्ष और बूढ़ा आदमी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, जो अपने आप में एक अलग दुनिया लग रही थी। निचली मंजिल के विपरीत ये बड़ी लग रही थी और इसमें और भी कीमती सामान रखे हुए थे। लेकिन दक्ष को सबसे ज्यादा हैरानी उस युवती को हुई जो कुर्सी पर बैठी थी। महिला ने सफेद टॉप पहना हुआ था जो फॉर्मेशन सेक्ट के प्रतीक को उभार रहा था। उसने एक छोटी स्कर्ट भी पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसकी गोरी जांघों को ढक पा रही थी, जो दक्ष के सामने खुली हुई थी। तो तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरी संरचना की पेचीदगियों को देख पाने में कामयाब रहे, भले ही मैंने उन्हें ठीक से छुपा रखा था। कृपया बैठ जाओ, महिला ने दक्ष से कहा। दक्ष ने पास की एक कुर्सी उठाई और उसकी ओर मुंह करके बैठ गया। और तुम ही वह व्यक्ति हो जो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? दक्ष ने शांत भाव से पूछा। मूर्ख बनाना, ये गलत शब्द होगा।
इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें कुछ करने से रोकने की कोशिश कर रही हूँ। महिला ने जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपको जवाब देना या न देना पूरी तरह आप पर निर्भर है। यदि आप मेरी बात मानने को तैयार हो जाए, तभी मैं आपको जवाब दूंगी, महिला ने उत्तर दिया। तुम चाहती हो कि मैं वैसा ही करूं जैसा तुम कहती हो? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हो? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो चीज क्या है? यह आसान है। मैं चाहती हूँ कि आप भूत शहर के अंदर जाएं और मेरे लिए कुछ लेकर आएं, महिला ने जवाब दिया। और मैं ही क्यों? दक्ष ने पूछा। क्योंकि आपको गठन का अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है कि आप वो कर सकते हैं जो मैं चाहती हूँ, महिला ने जवाब दिया। क्या तुम्हें फॉर्मेशन का भी अच्छा ज्ञान नहीं है? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? दक्ष ने पूछा। मुझे लगता है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर पहले ही बाहर दे दिया है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यही कारण है। आप खजाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहते, दक्ष ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि लालच वास्तव में शक्तिशाली है। आप आंशिक रूप से सही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इससे संप्रदाय को ठेस पहुंचेगी। इसके बजाय अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा संप्रदाय खुश होगा। हम बस ऐसा खुलेआम नहीं कर सकते, महिला ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या आपके संप्रदाय को भी इसमें रुचि है? ये कौन सा खजाना है, अगर मैं पूछूं? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि अगर आपने वही किया जो हमने कहा है तो आपको भारी इनाम मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी ज्यादा खजाने मिल सकते हैं, जितना आपको अन्यथा नहीं मिलते, महिला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं टिकट कैसे पा सकता हूँ जो मुझे तब मिलते अगर मैं आपसे वादा किए बिना जाता? मुझे लगता है कि मैं तब भी अकेला होता, जैसे मैं आपके साथ काम करके अकेला होता, दक्ष ने हंसते हुए कहा। आप गलत हैं। हमारी मदद से आप निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक आगे जा सकते हैं, जितना आप अन्यथा नहीं जा सकते थे, महिला ने शांति से कहा। और यह कैसे संभव है? दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये सरल है, क्योंकि जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, पूरे शहर में केवल निम्न गुणवत्ता वाली आत्मा सुरक्षा वस्तुएं ही है। उनमें से सबसे अच्छी वस्तुएं भी केवल एक दिन तक ही चल सकती है। शहर के असली केंद्र में जाने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है, जहां मुख्य खजाने रखे गए हैं, महिला ने दक्ष को बताया। हम आपको उच्च श्रेणी की स्पिरिट प्रोटेक्शन वस्तुएं प्रदान करेंगे जो 1 सप्ताह तक चल सकती है। इतना समय आपके अंदर जाने और बाहर आने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आप अंदर जाने के बाद केवल एक ही ऐसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भले ही आप 10 निम्न श्रेणी की वस्तुएं ले लें, ये बेकार होगी। इसलिए आपको मेरी मदद की जरूरत है। और जब आप मुख्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे खजाने मिलेंगे। मुझे वहां से केवल कुछ ही चीजें चाहिए, बाकी के लिए आप उन्हें रख सकते हैं। क्या यह अच्छा प्रस्ताव नहीं है? महिला ने अपनी बात समाप्त करते हुए पूछा। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम्हारे संप्रदाय के अनुयायी जानबूझकर उच्च श्रेणी की वस्तुएं नहीं बेच रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई भी शहर में इतनी दूर तक जाए। तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग उन खजानों को पालें। क्या ये सही है? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसे कुछ बातें समझ में आ गई थी। ये सही है। हम नहीं चाहते कि दूसरों को खजाना मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी शिष्य एक साथ काम कर रहे हैं। हम सभी अपने लिए वह चीज चाहते हैं, इसलिए हर कोई अपने लिए काम करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजने की कोशिश कर रहा है। मैं भी अपनी तरफ से काम करने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रही थी, महिला ने जवाब दिया। मैं ही क्यों? यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सोचती हो कि मैं ताकतवर हूँ, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह जानता था कि कोई भी उसकी ताकत नहीं देख सकता। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पहले भी उसके कामों के बारे में सुना है कि कैसे उसने एक बुजुर्ग को पीटा था। आप सही कह रहे हैं, यह आपकी ताकत नहीं है। मुझे आपकी ताकत की परवाह नहीं है, मुझे केवल आपके गठन के ज्ञान की परवाह है।
चूंकि आप हमारे गठन के विवरण के बारे में पता लगाने में सक्षम थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं, महिला ने उत्तर दिया। संरचना ज्ञान का खजाने से क्या संबंध है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सही है? अफवाहों के अनुसार इस शहर का मालिक एक फॉर्मेशन मास्टर था। उसने अपने अधिकांश खजानों को छिपाकर रखा था और संरचनाओं द्वारा संरक्षित किया था। हमें हाल ही में एक विशेष चीज के बारे में पता चला था जिसे उसने अतीत में चुराया था, और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हमारा मानना है कि उसे इसे अपने मुख्य खजाने में रखना चाहिए था, जहां आप पहले भी पहुंच चुके थे। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अंदर जाएं और उन चीजों को बाहर निकालें, महिला ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा आप वास्तव में अकेले नहीं होंगे, आपके साथ 2 और लोग जाएंगे। मैं चाहती हूं कि आप उनके साथ शामिल हो और खजाने का पता लगाएं। क्या ऐसा है? मुझे खेद है, लेकिन मैंने मना कर दिया। हालांकि मैं आपको उस छिपे हुए खजाने के बारे में बताने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इस महिला को सच में लगता था कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था। दरअसल पिछली बार संत राजा वहां जा चुके थे। उन्होंने उस खजाने से खजाने भी लिए थे, लेकिन वे सारे खजाने नहीं ले जा सके थे। वहां एक और संरचना थी जिसमें एक बार में केवल 3 खजाने ही निकाले जा सकते थे। इसलिए संत राजा ने अपने पसंदीदा 3 खजाने चुने और चले गए। NOVELBIN.C ओम। बाकी खजाने अभी भी पीछे थे, लेकिन उसने खजाने में जो दूसरे खजाने देखे थे उनके बारे में बताया था। दक्ष को भी पता था कि यह महिला किस खजाने की तलाश में थी। वो इतना तो अनुमान लगा ही सकता था। महिला फॉर्मेशन संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने पेशे से जुड़ी कोई चीज चाहती थी, और वहां ऐसी सिर्फ एक ही चीज थी। ये फॉर्मेशन ब्रश होना चाहिए, वो कीमती वस्तु जो उपयोगकर्ता और उसके द्वारा खींचे गए किसी भी फॉर्मेटिंग की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में सक्षम है। संत राजा ने भी इसे लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः उन्होंने कुछ और लेने का फैसला किया। यह आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे समय में कोई और वहां पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, क्या तुम सच में मेरी टीम में शामिल नहीं होना चाहते? तुम इतना अच्छा मौका खोने के लिए तैयार हो? महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम जानते भी हो कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें कितने खजाने मिल सकते हैं? वे खजाने जिन्हें ये मध्यम श्रेणी के संप्रदाय इतने लंबे समय से खोज रहे हैं, वे सभी तुम्हारे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे आपकी मदद से कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं अपने दम पर जितना आगे जा सकता हूँ जाऊंगा, दक्ष ने कहा, और वह खड़ा होकर जाने के लिए मुड़ा। बूढ़े आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे जाने नहीं दिया। क्या तुम लोग ऐसे ही काम करने वाले हो? मेरा मतलब है, तुम्हें अपने अगले कदमों के बारे में सोचना चाहिए। कौन जानता है, अचानक यहाँ कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाए। दक्ष ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ के लोग सचमुच इतने मूर्ख होंगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगी, क्या तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो या नहीं? महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं मना करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें शामिल हो, दक्ष ने शांति से कहा। गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ बहुत ही सरल काम करूंगी। मैं खजाने के लालच में न आने के तुम्हारे दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन बस याद रखना, आज तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। महिला ने आह भरते हुए दक्ष से कहा। मुझे संदेह है कि मैंने यहाँ कुछ खोया है। मेरी चिंता मत करो। क्या मैं अब जा सकता हूँ? दक्ष ने आलस से पूछा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी किसी और को यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगी। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। महिला ने दक्ष को चेतावनी दी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे मत बताओ कि तुम सचमुच मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं सबको इसके बारे में बताऊं। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। जहां तक तुम्हारी पहचान का सवाल है, तुम संत निर्माण संप्रदाय के गुरु की बेटी हो, है न? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है क्या?
तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने चौंक कर खड़े होकर कहा। जैसा कि मैंने कहा, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इस आदमी की ताकत के साथ आपका इतने सम्मान से अनुसरण करना। आप निश्चित रूप से संप्रदाय की राजकुमारी हैं, दक्ष ने आलस से कहा। उन्होंने आगे कहा, इस बात की भी थोड़ी संभावना थी कि आप संप्रदाय के गुरु की पुत्री न होकर संप्रदाय की प्रमुख शिष्या हो, लेकिन आपने अपनी अतिवादी प्रतिक्रिया से मेरे अनुमान की पुष्टि कर दी है। वैसे भी इसकी चिंता मत करो, मैं इसे भी गुप्त रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना किसी कारण के संत निर्माण संप्रदाय से निपटो। खैर, मैं जा रहा हूँ, उसने बूढ़े आदमी के पास से गुजरते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। क्या मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए? बूढ़े आदमी ने महिला के पास जाकर पूछा। NOVELBIN.C ओम। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से उसने बिना पीछे हटे तुमसे बात की और उसके शब्द, सब कुछ मुझे यह एहसास दिलाता है कि वह हमसे नहीं डरता। ये सब जानने के बाद कि मैं कौन हूँ, ये केवल 2 मामलों में ही संभव हो सकता है, महिला ने बड़बड़ाते हुए कहा। कौन से 2 मामले? बूढ़े आदमी ने पूछा। एक तो ये कि वह आपकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, लेकिन उसके जानवर और उसकी छोटी उम्र को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह सच है। ये केवल दूसरा मामला हो सकता है। बात यह है कि उसका समर्थन भी मेरे जितना ही शक्तिशाली है, यदि अधिक नहीं, महिला ने उत्तर दिया। तुम्हारे जैसा शक्तिशाली समर्थन? तुम्हारा मतलब है कि यह संभव है कि उसका उच्च श्रेणी के संप्रदाय में भी महत्वपूर्ण स्थान हो, संप्रदाय के गुरु का पुत्र या प्रधान शिष्य का? बूढ़े व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा। यह सही है, यह एकमात्र मामला हो सकता है, बशर्ते वो सचमुच मूर्ख न हो, महिला ने उत्तर दिया। एक और बात है, उसके लिए 2 बार भी न सोचना, यहाँ तक कि खजानों को अस्वीकार करना। मुझे नहीं लगता कि उसे खजानों का लालच है। अब यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वह मूर्ख है, या इसलिए कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे खजाने हैं और वह भूत शहर के खजानों के लिए यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि यह बाद वाली बात है। इससे मेरी पहली बात भी सिद्ध हो जाएगी। वो संभवतः हमारे जैसे उच्च कोटि के संप्रदाय से है, महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक उच्च कोटि का संप्रदाय अपने शिष्यों को यहाँ क्यों भेजेगा? क्या उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उन्हें सस्ता और लालची समझा जाए? बूढ़े व्यक्ति ने उलझन में पूछा। उन्हें निश्चित रूप से इस बारे में चिंतित होना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा, उस आदमी ने संप्रदाय का प्रतीक नहीं पहना था? इसका मतलब सिर्फ ये है कि वह नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वह किस संप्रदाय से है। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के संप्रदाय के अनुयायी भी अपने बैज पहनते हैं। ये सिर्फ इतना हो सकता है कि वह किसी उच्च श्रेणी के संप्रदाय से हो और इसे छिपाना चाहता हो, महिला ने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे उतना ही अधिक एहसास होता है कि यह कितनी संभावना है। मेरी धारणा सही होनी चाहिए। इससे अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिलता, वे यहाँ क्यों हैं? ज्यादातर उच्च श्रेणी के संप्रदाय इस जगह के खजाने के पीछे नहीं होंगे। हम भी इस बार सिर्फ उस चीज की वजह से आए हैं, अन्यथा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बूढ़े आदमी ने उलझन में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ब्रश के बारे में भी पता चल गया हो? असंभव, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे जान सकें। मुझे भी हाल ही में पता चला है, लेकिन ये सच है। अगर वे इसके बारे में जानते तो यह निश्चित रूप से किसी भी उच्च श्रेणी के संप्रदाय को यहाँ आकर्षित करेगा। आखिरकार ये हमारे संप्रदाय का खजाना है, महिला ने आह भरते हुए कहा। किसी भी मामले में हमें उस पर नजर रखनी होगी। अगर वह उच्च श्रेणी के संप्रदाय से है तो उसके पास खजाने भी हो सकते हैं जो उसे 1 सप्ताह से अधिक समय तक अंदर रहने में मदद कर सकते हैं। वह उन खजानों तक अकेले ही पहुंच सकता है, उसने थोड़ा चिंतित होकर कहा। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद अंदर जाऊंगी, उसने कहा। क्या तुम नहीं जा सकते? अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे संप्रदाय के दूसरे शिष्य भी यहाँ हैं। मैं संप्रदाय के गुरु की बेटी को खजाने पाने के लिए इन साधारण लोगों से लड़ने की कोशिश करते नहीं देख सकता। हम हंसी का पात्र बन जाएंगे।
बूढ़े व्यक्ति ने उसके सुझाव की कड़ी निंदा की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सुनिश्चित कर सकती हूँ कि कोई मुझे पहचान ना पाए, और अगर कोई पहचान भी लेता है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें दोष नहीं लेना पड़ेगा। चलो, मैं मास्क भी पहन लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन उस आदमी पर नजर रखने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा, महिला ने बिना पीछे हटे जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मन बना लिया था। फुकवा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? अगर तुम्हें पता चल गया तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। ये तुम्हारी समस्या नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे पिता की भी समस्या होगी। वह बहुत परेशान होंगे, बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, और ये तभी समस्या बनेगी जब कोई मुझे पहचान लेगा। कोई नहीं पहचान पाएगा। पकड़े जाने की संभावना बहुत कम होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा जोखिम इसके लायक है और बहुत कम संभावना है, फुकवा ने आह भरते हुए जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बूढ़े आदमी ने आखिरकार सहमति दे दी, क्योंकि उसकी बार बार की चेतावनियों के बावजूद फुकवा ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से काम करने दूंगा। धन्यवाद। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तुमने उस महिला को मना क्यों किया? दुकान के बाहर सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। मैं उसे मना क्यों नहीं करूंगी? मुझे उसे खजाने देने होंगे और मुझे बस एक टीम और एक पेंडेंट मिलेगा जो मुझे अंदर रहने में मदद करेगा। मेरे पास पहले से ही उत्तरार्ध का सबसे अच्छा संस्करण है। जहां तक टीम की आवश्यकता की बात है, क्या आपको वास्तव में लगता है कि मुझे ऐसी किसी चीज की आवश्यकता है? ये केवल समय की बर्बादी होगी, दक्ष ने समझाया। आप तीसरा लाभ भूल गए जो आपको मिलता, सर्प सम्राट ने हंसते हुए कहा। तीसरा फायदा क्या है? दक्ष ने सर्प सम्राट की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। जरूरत में किसी सुंदरी की मदद करने का फायदा। आप उसके लिए चमकते कवच में योद्धा बन सकते थे। जरा सोचिए, सांप सम्राट ने जवाब दिया। आपने एक बड़ा अवसर खो दिया। ठीक है, ये भी सच है। वह वाकई बहुत सुंदर थी, दक्ष ने स्नैक सम्राट से सहमति जताई। लेकिन मेरे लिए अपना कीमती समय बर्बाद करने का ये पर्याप्त कारण नहीं है। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, सर्प सम्राट ने विषय बदलते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी दुकान जानवरों को खाना परोसती है। तुम्हें खाने के लिए जानवरों के इलाके में वापस जाना होगा। ये भी बेहतर है। इस बीच मैं यहाँ शांति और चुप्पी से खाना खाऊंगा। मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर ले जाऊंगा। मेरी तरफ से दूसरों को नमस्ते कहना। दक्ष ने सर्प सम्राट को जवाब देने का इंतजार किए बिना ही वापस भेज दिया। वो रात्रि भोजन करने के लिए पास के एक रेस्तरां में भी गया। दक्ष ने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, जहां बहुत सारे युवा बैठे थे जो अलग अलग संप्रदायों से लग रहे थे। वे सभी अपने अपने समूहों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहां कोई खाली टेबल भी नहीं थी। सौभाग्य से उस समय एक समूह उठकर चला गया और अपनी टेबल खाली छोड़कर रेस्तरां से चला गया। दक्ष आगे बढ़ा और मेज पर बैठ गया। एक वेटर उसके पास आया और उससे ऑर्डर पूछते हुए उसे परोसी जाने वाली चीजों और कीमतों के बारे में बताने लगा। मुझे अपनी सबसे महंगी चीज लाकर दो, दक्ष ने लापरवाही से कहा। पैसे की चिंता नहीं की। उसने पहले ही उत्तरी जनरल को लूट लिया था और उसके पास इतने पैसे थे कि वह उससे शहर खरीद सकता था। वेटर दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। सर, हमारी सबसे महंगी डिश की कीमत 5 स्वर्ण मुद्राएं है। क्या आप वाकई इसे खरीद सकते हैं? उसने दक्ष से पूछा। मैं इसे खरीद सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं भुगतान किए बिना नहीं भागूंगा। बस वही लाओ जो मैंने कहा है, दक्ष ने मेज पर 5 सोने के सिक्के रखते हुए कहा। तुरंत वेटर ने जाते हुए सिर हिलाया। जल्द ही दक्ष के सामने भोजन परोसा गया। क्या आपको कोई आपत्ति है यदि मैं आपके साथ रात्रि भोज पर चलूं? जैसे ही दक्ष खाना खाने वाला था, उसने एक आवाज सुनी। वो उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। ये तुम हो? उसने पूछा, पहले जैसी ही महिला को देखते हुए। एक उच्च कोटि के संप्रदाय गुरु की पुत्री।
क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रही थी? फुकवा ने दक्ष के सामने बैठते हुए पूछा। उसने भी दक्ष की तरह ही ऑर्डर किया था। मैंने पहले ही मना कर दिया है, अब तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने आलस से पूछा। चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीनना चाहता। मैं बस खाना खाना चाहता था और यह सीट खाली थी। मैं वादा करता हूँ कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, फुकवा ने ईमानदारी से कहा। काश शब्दों पर विश्वास करना इतना आसान होता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? महिला ने दक्ष से पूछा। मेरा नाम दक्ष है, आपका क्या नाम है? दक्ष ने पूछा। मैं फुकवा हूँ, महिला ने सवाल पूछने से पहले जवाब दिया। तो दक्ष, तुम कहाँ से हो? आप कहाँ से हैं? फुकवा ने दक्ष से उसकी पहचान जानने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम क्यों जानना चाहते हो? दक्ष ने जवाब में पूछा। क्या ये कोई रहस्य है? चलो, मैं बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हम फिर भी दोस्त तो बन ही सकते हैं, है न? फुकवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके अलावा तुम पहले से ही जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ? मुझे नहीं पता, यह अनुचित है। मुझे तुमसे पूछे बिना ही पता चल गया, इसलिए यह उचित है कि तुम भी ऐसा ही करो, दक्ष ने जवाब दिया और खाना जारी रखा। तो आप चाहते हैं कि मैं भी अनुमान लगाऊं? इससे बहुत समय बर्बाद होगा, फुकवा ने निराश होकर कहा। हमारे पास दुनिया का सारा समय है। मुझे लगता है कि आपकी उम्र केवल 50 वर्ष होनी चाहिए। आपकी साधना के साथ आपके पास अनुमान लगाने के लिए बहुत लंबा जीवन काल है, दक्ष ने टिप्पणी की। 50 से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं 25 से एक दिन भी बड़ा नहीं हूँ, फुकवा ने बुरा कहे जाने पर झल्ला कर कहा। ठीक है, तो आपके पास अनुमान लगाने के लिए और भी अधिक समय है। बधाई हो, दक्ष ने हंसते हुए कहा। तुम इसे इतना गुप्त क्यों रख रहे हो? तुम्हारे मूल स्थान के बारे में क्या बड़ी बात है? कम से कम तुम्हारे पास अनुमान लगाने के लिए कुछ सुराग तो थे, क्योंकि केवल एक प्रमुख संप्रदाय ही इस स्थान और खजानों को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर आप हजारों प्रमुख संप्रदायों में से किसी से भी हो सकते हैं। कम से कम मुझे एक सुराग तो दे, महिला ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें सुराग चाहिए? दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। मुझे चाहिए, मुझे मदद करने के लिए सुराग दो, फुकवा ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारा पहला संकेत यह है कि मैं एक दूर की जगह से हूँ, और यह इतनी दूर है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कल्पना भी कर सकती हो, दक्ष ने जवाब दिया। उसे यकीन था कि लड़की यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वह अपनी उम्र के कारण किसी नश्वर दुनिया से है। हम बहुत दूर की जगह, आप पश्चिमी साम्राज्य से नहीं हैं? फुकवा ने पूछा। कौन जानता है, दक्ष ने आलस से कंधे उचका दिए। मैंने तुम्हें पहले ही एक सुराग दे दिया है, उस पर काम करो। ये पर्याप्त सुराग नहीं है, मुझे और बताओ, फुकवा ने जोर दिया। ठीक है, इस मामले में तुम्हारे लिए एक और सुराग है, लेकिन इसके बाद कोई और सुराग नहीं मिलेगा, दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। इसे एक अच्छा सुराग बनाओ, पिछले वाले की तरह बेकार नहीं, फुकवा ने कहा। अगला सुराग यह है कि मैं एक ऐसी छवि से हूँ जहाँ लोग ताकत के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। यह एक ऐसा समाज है जहाँ ताकत सर्वोच्च है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग यहाँ आने का सपना देखते हैं, दक्ष ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जब उन्होंने कहा कि लोग यहाँ आने का सपना देखते हैं तो वे अमर दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह बात इस तरह से कही कि ऐसा लगे कि वे इस शहर के बारे में बात कर रहे थे। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि फुकवा तुरंत अनुमान लगा ले, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि वह उससे बहुत ज्यादा झूठ बोले। उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाना मजेदार था जो सच से बना था, लेकिन फिर भी उसे पाना असंभव था। एक ऐसी जगह जहां लोग आने का सपना देखते हैं, फुकवा ने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। वह क्या बकवास कर रहा है? उसके संप्रदाय के लोग यहाँ आने का सपना क्यों देखते हैं? फॉर्मेशन ब्रश। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इसके लिए
या वह संप्रदाय के वारिस के रूप में हमारी स्थिति के बारे में बात कर रहा है और लोग यहाँ उसके जैसे उच्च पद पर आने का सपना देखते हैं। उसके दिमाग में कई धारणाएं थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया। इसका क्या मतलब था, वह अभी भी अनुमान नहीं लगा पा रही थी। उसके जवाब में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे उसके साम्राज्य का पता लगाने में मदद मिल सके। खास जगह और संप्रदाय का पता लगाना तो दूर की बात है। चारों साम्राज्यों में कई उच्च स्तरीय संप्रदाय थे। ठीक है, मैं हार गई। मुझे अपने संप्रदाय का नाम बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम एक उच्च श्रेणी के संप्रदाय से हो। वह कौन सा ग्रेड है? उसने अंततः हार का एहसास करते हुए पूछा। संप्रदाय, दक्ष ने पूछा खुश होकर। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह इस तरह सोच रही है, लेकिन उसने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा, आप ये क्यों जानना चाहते हैं कि कौन सा संप्रदाय है? वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ बस कुछ मौज मस्ती करने आया हूँ। मैं यहाँ आपके खजाने को चुराने नहीं आया हूँ, उन्होंने आगे कहा। इसलिए आपको मुझ पर जासूसी करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ आप मुझे बताने से इनकार करते हैं। अगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बताएं, और अगर इससे फर्क पड़ता है तो कुछ और कहना बंद करें और मुझे बताएं, फुकवा ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, पहले उसे खा लो, दक्ष ने बात बदलते हुए कहा। क्या तुम मुझे उसके बाद बताओगे? फुकवा ने पूछा। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके बारे में सोचूंगा, दक्ष ने जवाब दिया। फुकवा ने उसके उत्तर को हाँ समझकर कम से कम 1 मिनट के लिए बात को टाल दिया। वह भी शांति से खाना खाने लगी। जब वे दोनों खाना खा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि कोई व्यक्ति बाहर से उन्हें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि डार्क मून संप्रदाय का बुजुर्ग व्यक्ति था। वह दक्ष को ढूंढने और उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि क्या यह आदमी सनसेट के सदस्यों से मिलता है। लेकिन उसने जो देखा वह और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। क्या ये फॉर्मेशन संप्रदाय की राजकुमारी नहीं है? आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने आखिरी लड़की को पहचान लिया था, जिससे वह और भी हैरान हो गया। दक्ष उस लड़की के साथ क्यों था? वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। सूर्य संप्रदाय सबसे मजबूत मध्यम श्रेणी का संप्रदाय है। चूंकि यह संप्रदाय का स्वामी है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए इतने ऊंचे पद वाले व्यक्ति के साथ भोजन करना अजीब नहीं होगा। इसके अलावा वास्तव में ऐसी अफवाहें हैं कि सूर्य संप्रदाय को गठन संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है। क्या इसका मतलब यह है कि यह आदमी वास्तव में वही है? उसने सोचा। जैसे ही वह दक्ष की पहचान को गलत समझ रहा था, एक नया समूह शहर में घुस आया। नए समूह में ऐसे युवा शामिल थे जिनके सीने पर सूर्य का प्रतीक था। उनके साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी था। पहली बार हमारा संप्रदाय भूतहा शहर का पता लगाएगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ, एक युवा ने टिप्पणी की। हाँ, जाहिर है, एक भी व्यक्ति शहर की असली गहराई में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ था। हमारा संप्रदाय लंबे समय से ऐसा करने के बारे में सोच रहा था। वे बस सोच रहे थे कि क्या यह इसके लायक है। ये हमारा पहला और आखिरी प्रयास होगा और हमें सफल होना ही होगा, एक अन्य युवा ने कहा। हाँ, मुझे संदेह है कि संप्रदाय कभी दूसरी बार यहाँ आएगा, लेकिन मुझे वाकई आश्चर्य है कि क्या हमें अभी भी वह खजाना मिलेगा जो इसके लायक था। उम्मीद है हमें मिलेगा, पहले आदमी ने टिप्पणी की। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो यह वाकई शर्मनाक होगा। हमारा संप्रदाय यहाँ वाकई बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। चिंता मत करो, इस बार हम संत निर्माण संप्रदाय के साथ काम करेंगे। जाहिर है, उनके प्रधान शिष्य भी यहाँ हैं। उन्होंने हमारी मदद करने और हमें मदद करने के लिए खजाने देने का फैसला किया है। हाँ, अगर हमें सचमुच कुछ उपयोगी मिल जाए तो हर कोई हमारे सूर्य संप्रदाय से ईर्ष्या करेगा। देखते हैं क्या होता है, युवाओं ने कहा और शहर की गहराई की ओर बढ़ गए। रेस्तरां के अंदर दक्ष ने खाना खत्म कर लिया था। वह जाने के लिए खड़ा हुआ। फुकवा भी उसी समय खड़ा हो गया जब वह दक्ष के पीछे गई। क्या तुम और नहीं खाओगी? तुम्हारी प्लेट लगभग भर गई है।
दक्ष ने पूछा, ये देखते हुए कि उसने खाना खत्म नहीं किया था। मैं हल्का खाना खाता हूँ, इसकी चिंता मत करो। खैर, अब जब तुम्हारा खाना खत्म हो गया है तो मुझे इसके बारे में बताओ। तुम कहाँ से हो? तुमने कहा था कि तुम खाना खत्म करने के बाद मुझे बताओगे। फुकवा ने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं काम खत्म करने के बाद तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगा, और मैंने वास्तव में इस बारे में सोचा। जवाब नहीं ही है, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताते। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस संप्रदाय से हो। ये स्पष्ट है कि तुम एक उच्च रैंकिंग संप्रदाय से हो, और तुम निश्चित रूप से उन खजानों के लिए यहाँ हो जो हम चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है? फुकवा ने निराश होकर पूछा। वास्तव में आप इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ आपकी इच्छा के लिए हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में आपकी इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शायद हम भविष्य में इसके लिए कोई सौदा कर सकें, दक्ष ने हंसते हुए कहा। उन्होंने जाने से पहले आगे कहा, वैसे भी अगर वे मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो अपनी टीम से कहिए कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। रेस्तरां के बाहर खड़े होकर फुकवा ने दक्ष को जाते हुए देखा। तुम्हारे साथ बने रहो। अगर तुम इसी तरह खेलना चाहते हो तो ठीक है, बस इंतजार करो और देखो, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और वह भी पीछे मुड़ी और भूतहा शहर के अंदर की यात्रा की योजना बनाते हुए चली गई। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दूर से डार्क मून सेक्ट एल्डर उन्हें देख रहा था। वह उनकी बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी बातचीत अच्छी शर्तों पर खत्म हुई हो। मैंने सुना है कि सन सेक्ट मास्टर एक अपरंपरागत व्यक्तित्व है। वह निश्चित रूप से फॉर्मेशन सेक्ट की राजकुमारी को भी परेशान कर सकता है। मुझे उससे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर यह लगभग पुष्टि हो गई है कि वह कौन है। हमें वास्तव में बदला लेने के बारे में भूल जाना चाहिए, उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचते ही निराश होकर कहा। वो मुड़ा और जाने लगा। वो कुछ दूर ही चला था कि उसकी नजर उन युवकों पर पड़ी जिनके सीने पर सूर्य का प्रतीक बना हुआ था। और वे यहाँ हैं। उसके सूर्य संप्रदाय के शिष्य। जैसी कि उम्मीद थी, वे इस शहर में पहली बार आए थे। वह बूढ़ा आदमी सही था। मुझे खुशी है कि मैंने उस पर फिर से हमला नहीं किया। संप्रदाय गुरु को बुलाना भी एक बुरा विकल्प होता, उसने सोचा, आहें भरते हुए। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वो वापस होटल की ओर चला गया। ज्येष्ठ। जैसे ही वो अपने कमरे में प्रवेश करने वाला था, उसने किसी को पुकारते हुए सुना। वह आदमी पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके पास एक युवक खड़ा है। यह उसके संप्रदाय का अनुयायी था और वही लड़का था जिसने वास्तव में दक्ष पर हमला किया था। वह आदमी उस पर इतना क्रोधित था कि वह उसे अभी मार डालना चाहता था, क्योंकि उसने इतने शक्तिशाली व्यक्ति से पंगा लिया था, लेकिन उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। तुम क्या चाहते हो? उसने नाराज स्वर में कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे मेरी तलवार वापस मिलेगी। उस आदमी ने इसे मुझसे चुराया है। ये हमारे संप्रदाय का अपमान है। क्या वह माफी मांगने और तलवार वापस करने आया है? युवक ने पूछा। माफी मांगने आ रहे हो और तलवार लौटाने आ रहे हो? बुजुर्ग ने दोहराया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस आदमी ने वाकई इतनी परेशानी खड़ी करने के बाद ही ऐसा कहा था। उसने खुद को युवक को मारने से रोकने के लिए गहरी सांस ली। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने आखिरकार जवाब दिया, जो हुआ उसे भूल जाओ, साथ ही उस तलवार को भी भूल जाओ। भविष्य में एक नई तलवार ले आओ। क्या मतलब है कि नई तलवार ले लो? वो मेरी खजाने की तलवार है, नौजवान ने जोर देकर कहा। ठीक है, तो तुम्हें उस राक्षस पर हमला करने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। अंततः एल्डर ने कहा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कौन है? वह सूर्य संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है, और तुम चाहते हो कि वह तुमसे माफी मांगे। वह आदमी अकेले ही हमारे पूरे संप्रदाय को नष्ट कर सकता है, और तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी तलवार लेने के बाद तुमसे माफी मांगे। वह चिल्लाया।
तुम उड़ने वाले सुआ भी क्यों नहीं मांगते? और देवदूत, सभी असंभव चीजें मांगो। जब तुम कई चीजें मांग सकते हो तो एक बेतुकी मांग पर क्यों रुकना? उसने पूछा। बुजुर्ग को इतना क्रोधित देखकर युवक अचंभित रह गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसे दक्ष की पहचान का पता चला। वह सूर्य संप्रदाय का गुरु था। इसका क्या मतलब था? उसने सूर्य संप्रदाय के बारे में सुना था। वह जानता था कि यह उनके संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली है। इतना कम उम्र का आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एल्डर ने जिस तरह से ये कहा, उससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। सूर्य संप्रदाय गुरु, यहाँ हमारे संप्रदाय गुरु का दावा करने की हिम्मत कौन करता है? कौन उनका प्रतिरूपण करने की हिम्मत करता है? उसी समय दूसरा व्यक्ति दूर से आ जाए। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा कि ये नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि सूर्य संप्रदाय के ही शिष्य थे, जिन्हें उसने पहले भी देखा था। इससे वो और भी उलझन में पड़ गया। ये लोग छद्मवेशी होने की बात क्यों कर रहे थे? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी छद्मवेशी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके संप्रदाय के गुरु की बात कर रहा हूँ, जिन्हें हमने आज अनजाने में नाराज कर दिया। लेकिन हमने अपना सबक सीख लिया है, एल्डर ने जवाब दिया। उसे इन युवाओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। सूर्य संप्रदाय के गुरु के सामने यह एक अलग मामला था, लेकिन ये लोग सिर्फ शिष्य थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे संप्रदाय के गुरु व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए हैं? क्या उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? झूठ बोलना बंद करो, सूर्य संप्रदाय के शिष्य ने गुस्से में चिल्लाया। हम, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके संप्रदाय के गुरु शहर में नहीं हैं? डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने चौंकते हुए पूछा। ठीक है, तो ये छद्मवेशी कौन है? हमें उनके पास ले चलो। हम उसे हमारे संप्रदाय गुरु का नाम इस्तेमाल करने के दुष्परिणाम सिखाएंगे। सूर्य संप्रदाय के युवक ने कहा। देखा, वह सूर्य संप्रदाय का गुरु नहीं है। मैं सही था, ये झूठ था। इतना कम उम्र का लड़का सूर्य संप्रदाय का गुरु कैसे हो सकता है? उसे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए था। गुवान ने हंसते हुए कहा। मैं अपनी तलवार वापस ले सकता हूँ। हमें बताओ कि वो व्यक्ति कहाँ है। नहीं, हमें उसके पास ले चलो, सूर्य संप्रदाय के शिष्य ने कहा। यह सही है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। हम उसकी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। ये सही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सूर्य संप्रदाय के सदस्य अहंकारी थे और उन्हें अपने संप्रदाय पर बहुत गर्व था। उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना जो उनके संप्रदाय के गुरु होने का दिखावा करते हुए घूम रहा था, अपमान जैसा था। एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह खुद भी स्तब्ध था। वह आदमी सनसेट एल्डर नहीं था। अगर ऐसा है तो वह कौन था? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या उसने वाकई गलत समझा था? ऐसा नहीं था कि दक्ष ने सनसेट का सेक्ट मास्टर होने का नाटक किया था। बात बस इतनी थी कि उसने खुद ही यह मान लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता था। वह सोच रहा था कि क्या उसे वाकई इन लोगों को दक्ष के पास ले जाना चाहिए। वे निश्चित रूप से उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। वह ये भी जानता था कि इन लोगों के पास कोई मौका नहीं है। ऐसा नहीं था कि वे दक्ष को हरा सके। रुको, ये सही है। अगर मैं उन्हें उससे लड़ने दूं तो वे निश्चित रूप से बुरी तरह से पिट जाएंगे और फिर वे अपने पागल संप्रदाय के गुरु को बुलाएंगे। वह आदमी निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम होगा। ये सबसे अच्छा होगा, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ये सही है। उस कमीने ने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं अभी भी यही सोचता कि वह तुम्हारा संप्रदाय गुरु है। वह निश्चित रूप से सजा का हकदार है, लेकिन क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो? वह वाकई बहुत ताकतवर है। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने युवाओं को और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है। कोई भी हमारे संप्रदाय का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। बस हमें उसके पास ले चलो और समय बर्बाद मत करो। युवाओं ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाऊंगा।
वह अभी भी वापस नहीं आया है और उसे इस तरह से ढूंढना मुश्किल होगा, तो तुम उसके कमरे के सामने क्यों नहीं रुकते? वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसे ढूंढने की कोशिश करने से यह बहुत आसान और तेज है ना? बुजुर्ग ने सुझाव दिया। ठीक है, हमें उसका कमरा दिखाओ, हम खुद देख लेंगे, युवाओं ने सिर हिलाते हुए कहा। डार्क मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए युवाओं को दक्ष के कमरे में ले जाना शुरू किया। यह उनका कमरा है, उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। आप लोग बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं, उन्होंने जाने से पहले सूर्य संप्रदाय के शिष्यों से कहा। युवा कमरे के सामने दक्ष के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य संप्रदाय के अनुयायी प्रतीक्षा करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। 10 मिनट के बाद ही उनमें से एक ने आखिरकार कुछ कहा। क्या हम में से किसी को जाकर एल्डर को यह नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ इंतजार कर रहे हैं? अगर हम समय पर कमरे में वापस नहीं आए तो वे चिंतित हो सकते हैं। उनमें से एक ने पूछा। ये सही है। इस सब में हम एल्डर को बताना भी भूल गए। जाओ और उसे इस बारे में बताओ, हम यहाँ इंतजार करेंगे, मैदान के नेता ने कहा। अभी अभी इस बात का एहसास हुआ। ठीक है, मैं अभी वापस आऊंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष होटल के अंदर गया और सीधे सीढ़ियों की ओर चला गया। अब तक वह स्नैक मोनाक को भी बाहर ले आया था। क्या तुम अभी भी परेशान हो? दक्ष ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। उसे सांप सम्राट को पुकारे हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उस आदमी ने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। सर्प सम्राट गुस्से में फुसफुसाया। चलो, मैंने तुमसे कहा था कि जानवरों को अंदर खाने की अनुमति नहीं है। मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसके अलावा जानवरों के क्षेत्र में जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए अच्छी हैं। ये चीज नहीं, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। यद्यपि वह हमेशा ही उस समय नाराज हो जाता था जब सर्प सम्राट कुछ बोलता था, लेकिन जब यह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता था तो उसे और भी अधिक परेशानी होती थी। ठीक है, मुझे बताओ कि मैं इसकी भरपाई के लिए क्या कर सकता हूँ? दक्ष ने अंततः पूछा। सांप सम्राट ने अंततः दक्ष की ओर देखा और उसे घूरने लगा। आपको शेष दिन मुझे महाराज कहकर पुकारना होगा, सर्प सम्राट ने कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, दक्ष ने एक अजीब सी चुप्पी के बाद कहा। ये बेहतर है। वैसे भी यह इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। ये सम्राट भी उस छोटी सी जगह में खाना पसंद नहीं करता। यह मेरी शान के लिए बहुत बुरा था, लेकिन आपने मुझे ये संवाद बोलने का मौका दिए बिना ही वापस भेज दिया। अगली बार मुझे अपनी लाइनें पूरी करने दीजिए, सांप सम्राट ने आगे कहा, ये स्पष्ट करते हुए कि वह क्यों नाराज था। हाँ महाराज, दक्ष ने हंसते हुए कहा। वो फर्श पर रुका और अपने कमरे की ओर चला गया। हम सभी बच्चे हमारे कमरे को क्यों घेरे हुए हैं? क्या तुमने उनकी आइसक्रीम या कुछ और चुराया है? सर्प सम्राट ने पूछा, क्योंकि उसने देखा कि सूर्य संप्रदाय के शिष्य अपने कमरे के सामने खड़े थे। कौन जानता है? दक्ष ने आलस से अपने कंधे उचकाए और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हो सकता है कि वे आपका ऑटोग्राफ या कुछ और लेने आए हों। जाकर उनसे पूछो, वे आपके प्रशंसक ही होंगे। मेरे प्रशंसक, ये सही है। दक्ष की थ्योरी सुनकर स्नैक मोनाक उत्साहित हो गया। वह आगे उड़ गया। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप सभी अपने आदर्श से मिलने के लिए इतनी दूर आए। मैं आपको अब और इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं यहाँ हूँ। आप अब मेरी पूजा करना शुरू कर सकते हैं, सांप सम्राट ने गर्व से कहा। क्या ये बदसूरत सांप अभी बोल रहा है? एक युवक ने दूसरों से पूछा। मुझे लगता है कि उसने ऐसा किया होगा, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुम्हारी माँ बदसूरत है, तुम्हारा पिता बदसूरत है। नहीं, रुको, तुम्हारे पिता बदसूरत नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूँ। रुको, विषय पर रहो। अपने पिता का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सांप सम्राट गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि उसकी सारी खुशी गायब हो गई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके प्रशंसकों द्वारा उनका इस तरह अपमान किया जाएगा। उनके तीखे शब्दों से उस युवक का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसने अपने और अपने परिवार के प्रति ये अपमानजनक बातें सुनी थी। तू कमीना, मर जा।
आदमी चिल्लाया और उसने सांप पर तलवार से वार किया। तलवार बिजली की तरह सर्प सम्राट की ओर बढ़ी, जो जरा भी विचलित नहीं हुआ, मानो वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसे दक्ष पर पूरा भरोसा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, तलवार सांप सम्राट को लगने से पहले ही रुक गई। स्नेकी, तुम हमेशा खुद को मुसीबत में डाल लेते हो, है न? दक्ष ने पूछा। उसने हमला करने वाले आदमी की कलाई पकड़ रखी थी। अपनी सजा मत भूलना, स्नेक मोनाक ने झल्लाकर कहा। आज तुम मुझे स्नेकी नहीं कह सकते। ठीक है महाराज, क्या आप कृपया एक दिन के लिए परेशानी से दूर रह सकते हैं? दक्ष ने क्रोधित युवाओं को अनदेखा करते हुए फिर से पूछा। तुम कौन हो? क्या तुम इस बेशर्म सांप के साथ हो? सूर्य संप्रदाय के शिष्यों के नेता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उसका हाथ छुड़ा दो। ठीक है, तुम सही हो, ये सांप बेशर्म है, और तुम ये भी सही कह रहे हो कि मैं उसके साथ हूँ। लेकिन इससे भी सवाल उठता है, जब तुम इतनी सारी चीजों के बारे में सही हो, तो तुम आखिरी चीज के बारे में कैसे गलत हो सकते हो? अल्पविराम, मेरा मतलब है, मुझे यह मत बताओ कि तुमने वास्तव में मुझसे यह उम्मीद की थी कि जब उसने मेरे दोस्त पर हमला किया तो मैं उसका हाथ छोड़ दूंगी। दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। इस सांप ने उसे श्राप दिया है, नीले बालों वाले नेता ने कहा। अगर हम दोषारोपण के खेल की बात करें तो आपके दोस्त ने पहले उसे बदसूरत कहा था। हालांकि हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। यह सच है, लेकिन उससे यह बात खुलकर नहीं कहनी चाहिए थी, दक्ष ने जवाब दिया। आह, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो या इसे मेरा अपमान करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? सर्प सम्राट ने दक्ष को अजीब तरह से देखते हुए पूछा। बेशक दोनों ही बातें हैं, दक्ष ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा। उसने अपना ध्यान युवाओं की ओर लगाया। खुश हो कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ। मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। चले जाओ और हमें परेशान मत करो। इसके अलावा मेरे कमरे से दूर चले जाओ। आपका कमरा? क्या आप यहीं रहते हैं? नीले बालों वाले युवक ने चौंकते हुए पूछा। तो यह आदमी वास्तव में वही था जो उनके संप्रदाय से होने का दिखावा करते हुए घूम रहा था। यह सही है, यह मेरा कमरा है। अपने कमरे में जाओ और हमें परेशान करना बंद करो, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। भाई तियान, मुझे लगता है कि वह वही है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। दूसरे शिष्य ने नीले बालों वाले व्यक्ति से मुस्कुराते हुए कहा। वह मूर्ख खुद हमारे पास आया था। तो तुम ही वो कमीने हो जो हमारे संप्रदाय के गुरु होने का दिखावा कर रहे हो। बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या बचपन की गलती की है। घुटनों के बल बैठो और हमसे माफी मांगना शुरू करो, तियान ने दक्ष से अहंकार से कहा, जैसे कि वह उसे नीचे देख रहा हो। फिर से बताओ, दक्ष ने हंसते हुए पूछा। अब यह नया है, यह अचानक से सामने आया। क्या तुम लोग पागल हो गए हो या कुछ और? मैं किसी की नकल क्यों करूंगा? बहुत हो गए बहाने, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और हमसे माफी मांगो, वरना, तियान ने धमकी दी। नहीं तो क्या? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। बहुत हो गया खेल खेल में, अब एक तरफ हट जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी है। मैंने कभी किसी और के होने का दिखावा नहीं किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे याद आया कि उसने अतीत में किसी और का नाटक किया था, लेकिन वह बहुत पहले की बात है। ये लोग उस वजह से यहाँ नहीं आ सकते। इन लोगों ने निश्चित रूप से कुछ गलत समझा है जो उसने समझा था। क्या तुम वही हो जिसने सुबह रेस्तरां में लड़ाई की थी? तियान ने पूछा। ये सही है, यह मैं ही था, दक्ष ने उत्तर दिया। वे इस बारे में सही थे, लेकिन किसी और के होने का दिखावा करने से इसका क्या लेना देना था? उसने दिखावा तो नहीं किया था, तो फिर तुम ही दोषी हो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, माफी मांगो और कसम खाओ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे, तियान ने दोहराया। तुम कौन होते हो अपने पिता और चाचा को ये बताने वाले कि उन्हें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि हम गुस्सा हो जाएं, यहाँ से भाग जाओ। स्नेक मोनाक ने भी झपट्टा मारा।
दक्ष उन्हें पीट नहीं रहा था, इसलिए वे हर बीतते सेकंड के साथ और अधिक घमंडी होते जा रहे थे और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या तुम इस बारे में कुछ कर रहे हो या मुझे करना चाहिए? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, आप मेरे मेहमान बनिए, दक्ष ने आलस से जवाब दिया और स्नैक मोनाक को मंच देने के लिए पीछे हट गया। दक्ष की हरकत देखकर स्नैक मोनाक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष वाकई पीछे हट जाएगा और उसे लड़ने देगा। इसके बजाय उसने सोचा कि वह एक मर्द की तरह कोशिश करेगा और नेतृत्व करेगा। दूसरी बार सोचने पर आज तुम्हारी सजा का दिन है, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने दूंगा, सर्प सम्राट ने उत्तर दिया और वह भी वापस उड़ गया। ठीक है, फिर मैं ये करूंगा, दक्ष ने आलस से कहा। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ की एक ही हरकत से तेज हवाएं चलने लगीं, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से भी नहीं। हवाएं इतनी तेज थीं कि युवा उनका विरोध नहीं कर सके। वे मक्खियों की तरह हवा में उड़ गए और दूर जाकर गिरे। दक्ष उसके कमरे के करीब गया और दरवाजा खोला। वही गलती दोबारा मत दोहराना, उन्होंने अंदर कदम रखने से पहले सूर्य संप्रदाय के शिष्यों को याद दिलाया। यह सही है, अपने पिता को इस तरह फिर से शर्मिंदा मत करो, सांप सम्राट ने भी अंदर कदम रखते हुए कहा। दरवाजा बंद था। वह बहुत शक्तिशाली थी, हम उसका विरोध नहीं कर सके। मुझे लगता है कि यह आदमी वास्तव में बहुत घमंडी है। उसे हमारे संप्रदाय के प्रभाव की परवाह नहीं है। इसके अलावा वह पहले से ही कुछ हद तक मजबूत है। क्या हमें एल्डर के आने का इंतजार करना चाहिए? ठीक है, हम एल्डर लू के आने का इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे कि वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है। अल्पविराम। और इस तरह इंतजार शुरू हुआ। युवा वापस नहीं लौटे और फिर से दक्ष के कमरे को घेर लिया, अपने एल्डर के लौटने का इंतजार करने